रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 24। अब तक मायरा उसकी बात सुन अपना चेहरा साइड करते हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती, समझे। अब यान उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, ओह रियली, और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी ये हरी हरी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। इतना बोल वो अपना चेहरा मायरा के और करीब ले जाने लगता है। मायरा अब यान को इतना करीब आता देख अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ पल में दोनों के होंठ मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को डीप एंड पैशनेट किस करने लगते हैं। इंडिया में अभी भी किसी को खबर नहीं थी कि मायरा वापस आ रही है और साथ में अपने साथ एक तूफान भी ला रही है, जिसके आने से बहुत से लोगों की नींव हिल जाएगी। 6 फीट 2 इंच का वो चलता फिरता तूफान अभियान, जिसके आने से बहुत से लोगों की खुशी की दीवारें ढह जाएंगी। जो लोग अभी तक अपने आप को इस कहानी का हीरो मान रहे थे, उनका ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था। बहुत जल्द उनका सामना असलियत से होने वाला था। अब आगे राठौर मेंशन में रात के खाने का समय हो गया था, पर अभी भी सब अपने अपने कमरों में बंद थे। हर कोई बस उस भयानक सच्चाई से भागना चाहता था। किसी को समझने या सोचने का मौका तक नहीं मिला था कि 2 दिनों में क्या से क्या हो गया। जहां सब शान और सानिया का जन्मदिन मना रहे थे, वहीं अब शान इतने संगीन मामलों में जेल में था। दीपा जी और गीता जी के पैरों तले की मानो जमीन खिसक गई थी, उनके दिमाग खाली थे। न किसी का कुछ खाने का मन था और न ही पीने का। वहीं केसार अपने कमरे की खिड़की पर खड़े थे। केसार एक बार मुड़कर माही जी को देखते हैं, जो सो रही थी। उन्हें देखकर केसार वापस खिड़की के बाहर देखने लगते हैं और एक गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए खुद से कहते हैं, कहाँ है मायरा, जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वी मिस यू बच्चा। उनकी आवाज में गहरा दर्द था। हम जानते हैं तुमने हमें अब तक कुछ नहीं करने दिया है, इसका मतलब जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि तुम जो भी करो उसमें तुम्हें कोई नुकसान न हो। हम तुम्हें खो नहीं सकते बेटा, बिल्कुल नहीं। राठौर मेंशन की छत पर मनीष किसी से फोन पर बात कर रहा था। मनीष गुस्से में अपनी मुठियां भींचते हुए, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं शान को ऐसे जेल में नहीं रहने दे सकता। सामने से कठोर आवाज आती है, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी उस नाजायज बेटे को जेल से बाहर निकालने में मदद करूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, या बुढ़ापे में सठिया गए हो? मनीष दबे हुए गुस्से में, वो बेटा है मेरा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे तमीज से बात किया करो। मैं बड़ा हूं तुमसे। सामने से हंसी आती है, बड़ा? हाँ हाँ, अच्छा मजाक है, पर मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा मैं हूँ। और क्या कहा, वो नाजायज तेरा बेटा है? ये बताओ, तुम्हें कब से उससे इतनी हमदर्दी होने लगी? तुम्हें कोई जानता हो या नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं या जिंदा हैं। तुम्हें उनसे काम निकलवाना था, इसलिए तुम खेल रहे थे उन दोनों के साथ। समझे? उन दोनों को आज तक ये भी नहीं पता कि जिसके नाम पर वो दोनों इतना कूदते हैं, केसार, वो तो उनका असली बाप है ही नहीं। सामने वाला ठोकर मारता है, क्या तुम चाहते हो मैं उन्हें बताऊं कि उनका असली बाप कौन है? उनका असली बाप तुम हो, जिसने पहले उसकी माँ कविता का इस्तेमाल किया, अब उनका इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करने वाला। मनीष उसकी बात सुन चुप हो जाता है। फिर अपने दांत पीसते हुए, हाँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं। इस दुनिया में मुझे बस अपनी फिक्र है। समझे? सही कहा तुमने। अगर वो दोनों मर भी रहे हों, तो मैं उन्हें नहीं पूछूंगा। मेरा उनसे मतलब बस उतना ही है जितना मेरा काम उनसे निकल रहा है। वो दोनों राठौर की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे और वो हिस्सा होगा फिर मेरा। कविता का जिक्र करते हुए, और उनकी माँ, वो कविता, वो मेरी बस एक मोहरा थी, कुश की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिसे मैं लाया था। पर इतना पैसा और कुश को देखकर उसको भी लालच आने लगा था, तो बस खत्म कर दिया मैंने उसे। और शान को जेल से निकालने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बारे में तो कोई नहीं जानता, और वो मेरा नाम न ले दे जेल में, इसलिए मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहा हूँ। मनीष की बात सुन सामने वाला जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें अपने नाम बाहर आने का डर है? पर क्या तुम भूल गए, तुम्हारा वो बेटा कितना बड़ा डरपोक है, तुम्हें देखते ही कांपता है, और आज तक तुमने न जाने कितनी बार उसे टॉर्चर किया है।
तुम्हें लगता है वो कभी तुम्हारा नाम लेगा? भूल जाओ, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अच्छे से जानता है कि तुम कितने बड़े साइको हो। अगर उसने तुम्हारा नाम लिया तो तुम उसे बिना सोचे समझे मार दोगे। जानता है वो ये बात? मनीष उसकी बात के बारे में सोचते हुए, तुम सही कह रहे हो। वो मेरा नाम नहीं लेगा, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फोन पर आवाज आती है, वैसे तुमने कुछ आदमी भेजे थे न्यूयॉर्क अपनी प्यारी भतीजी को मारने के लिए, उसका क्या हुआ? मनीष, वो सब गायब हो गए। ये कुछ मेरी सोच से ज्यादा सतर्क है। उसने मेरे आदमी मायरा तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए। क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब केएसआर ने किया है? मेरे आदमियों की नज़र है केएसआर पर, और मुझे नहीं लगता कि ये सब केएसआर ने किया है। मनीष, तो ये कौन नया दुश्मन आ गया हमारा? और उस मायरा का प्रोटेक्टर? ये भी तो हो सकता है कि ये सब मायरा खुद कर रही हो। भूल गए तुम, उसने देव के लोगों को कैसे अकेले मारा था। हमें उसे इतना मामूली नहीं समझना चाहिए। वो केएसआर की बेटी है, ये मत भूलो तुम। और अगर उसे गलती से भी वो दिन याद आ गया और उसने हमारे बारे में केएसआर को बता दिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मनीष, तुम फिक्र मत करो। मैंने बचपन के एक्सीडेंट के बाद उसे कुछ ऐसी दवाइयाँ दी थी जिससे उसकी कुछ यादें मिट जाएं। इसलिए उसे उस दिन का कुछ याद नहीं होगा। वैसे भी वो एक 3 साल की बच्ची थी तब। पर अगर तुम उस दिन मेरी मान लेते तो आज इस बात की टेंशन नहीं रहती हमें। उस दिन जब हमने उसका एक्सीडेंट कर दिया था, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके पास जाने की? तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से उसने हम दोनों को देख लिया था। शुक्र मानो, उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई और मेरी मेडिसिन ने हमें बचा लिया। फ़ोन पर वो आदमी, हाँ, मैं मानता हूँ, उस दिन गलती मेरी थी, पर मैं क्या करता? मैं उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैं उसके पास गया था। पर उस टाइम उसकी सांसें चल रही थी और उसने मुझे देख लिया था। मनीष, तुम इस बात को छोड़ो। अब ये बात उसे कभी याद नहीं आएगी। तुम अब आगे के बारे में सोचो, आगे क्या करने वाले हो तुम? मैंने सोच लिया है मुझे आगे क्या करना है। मैंने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिससे वो बाल बाल बचकर भी बच नहीं पाएंगे। इतना कह वह इंसान हंसने लगता है। वहीं उसकी बात सुन मनीष भी हंसने लगता है। दूसरी तरफ राठौर फैमिली के निजी लैंड पर एक जैक धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। कुछ ही देर में वो जैक पूरी तरह से रुकता है और उसके रुकते ही वहां 20-30 कारें आकर खड़ी हो जाती हैं और उनमें से काली यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स चारों तरफ फैल जाते हैं। जैक का गेट खुलता है। पहले कशिश अपना बैग लेकर बाहर आती है और एक तरफ सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। फिर उस जैक में से 2 पुरुषों के जूते बाहर आते हैं और फिर बाहर आती है एक 6 फीट 2 इंच की शानदार शख्सियत। जी हाँ, वो अभियान था और उसकी बाहों में उसकी दिल और जान मायरा। अभियान, जिसका सिर पर कैप था, चेहरे पर मास्क और गॉगल, और सो रही या सोने का नाटक करती मायरा को अपनी बाहों में लेकर जैद से बाहर आता है। उसके आते ही सारे गार्ड्स अपना सिर उसके आगे झुका देते हैं। मायरा और अभियान के आते ही वहां एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है और सबकी पीठ सीधी हो जाती है। अभियान अपनी नजरें उठाकर एक बार चारों ओर देखता है और उस खुली हवा को अपने ऊपर महसूस करता है। तभी उसकी बाहों में सो रही मायरा अपने हाथ उसके गले में कसते हुए उसके कान में धीरे से कहती है, अब चलो भी, अब तक इस हवा को ही फील करोगे। अभियान मायरा की बात सुन उसकी तरफ देखता है, आंखें अभी भी बंद थी उसकी। अभियान मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में और कसकर पकड़ता है और कार की तरफ जाने लगता है। वहीं उसके गार्ड्स उसके चारों तरफ थे। एक गार्ड जल्दी से गेट ओपन करता है और अभियान मायरा को लेकर कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही कशिश और बाकी सारे गार्ड्स अपनी अपनी कार में बैठते हैं और चंद मिनटों में कारें वहां से गायब हो जाती हैं। इधर कार में मायरा अभियान को गले लगाए हुए बैठी थी। अभियान मायरा को देखकर उससे कहता है, जान, हमने राठौर प्रॉपर्टी पर क्यों लैंड किया? हम मेरे निजी ठिकाने से भी लैंड हो सकते थे। कोई खास वजह? मायरा उसकी बात सुन एक तीखी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखकर, कोई खास वजह नहीं, बहुत खास वजह। मैं बस अपने दुश्मनों को ये बताना चाहती थी कि मैं वापस आ गई हूँ और इस बार मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ। बस मैं उन सबको थोड़ा बेचैन करना चाहती हूँ। जब वो सब तुम्हें मेरे इतना करीब देखेंगे तो वो ये सोचने लगेंगे कि आखिर कौन है मेरे साथ, क्यों है मेरे साथ। वहीं दूसरी तरफ मायरा के लैंड होते ही 3 लोगों के फ़ोन एक साथ बजते हैं
केएसआर, विक्रम और मनीष। केएसआर अपना फोन उठाते हैं। सामने से समीर की आवाज आती है, सर, मायरा मैम इंडिया आ चुकी है। केएसआर की आंखें ये सुनते ही चमक जाती हैं। वो कहते हैं, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना। समीर, पर सर। केएसआर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? समीर, सर, मायरा मैम अकेली नहीं है, कोई है उनके साथ, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ। कॉल कटने के बाद केएसआर फोटो देखते हैं जिसमें अभियान ने मायरा को अपनी गोद में लिया है। शायद मायरा सो रही है, पर केएसआर अच्छे से जानते थे कि मायरा नहीं सो रही है, और वो ये भी समझ गए थे कि आखिर मायरा करना क्या चाहती है। वो बस एक बार अभियान के चेहरे को थोड़ा जूम करके देखते हैं, पर मास्क, गॉगल और कैप की वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखता है। तो वो सोचते हैं कि इस बारे में मायरा से ही बात करेंगे। अपने कमरे में बैठे मनीष का फोन भी जोर से बजता है। दूसरी तरफ से उसे खबर मिलती है कि मायरा सही सलामत इंडिया वापस आ गई है, पर वह इस बार अकेली नहीं आई, कोई है उसके साथ। एक एक बात सुनने के बाद मनीष कॉल काटता है। उसके चेहरे पर भयंकर चिंता और अनदेखा डर साफ झलक रहा था। मायरा का जिंदा होना उसके लिए सबसे बड़ी हार थी, और अब कोई प्रोटेक्टर भी उसके साथ था। मनीष तुरंत किसी को कॉल लगा देता है। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। वो वापस आ गई है, और वह अकेली नहीं है। अब और इंतजार नहीं, उस हथियार को तुरंत तैयार करो। अब उसे पूरी तरह खत्म करना होगा, जड़ से। उधर सहाय इंडस्ट्रीज में विक्रम के फोन पर भी बीप होता है। विक्रम को खबर मिलती है, मायरा वापस आ गई है। इतना सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। मगर आगे की बात सुनकर कि उसके साथ कोई था, किसी ने उसे अपनी बाहों में थामा हुआ था, और मायरा के हाथ उसके गले में थे, विक्रम सन्न रह जाता है। वो तुरंत उस तस्वीर को देखता है जो उसके आदमी ने भेजी थी। तस्वीर देखते ही विक्रम का दिमाग फट पड़ता है। वो अपने फोन को जोर से जमीन में मार देता है, जिससे वो चूर चूर हो जाता है। वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आ, ये क्या, ये मायरा के साथ कौन लड़का है? नहीं, ये झूठ है, मायरा किसी और के साथ नहीं हो सकती। मायरा बस मेरी है, बस मेरी। उसका जुनून और अधिकार भाव हिंसा में बदल जाता है। वह गले पर हाथ रखकर तेज सांसें लेता है, और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अगली सुबह राठौर मेंशन का डाइनिंग एरिया गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहां जरूरत से ज्यादा शांति थी, जिसे केवल चम्मचों और प्लेटों की हल्की खनखनाहट ही तोड़ रही थी। सबके बीच सानिया सिर झुकाए बैठी थी, जैसे किसी अज्ञात दुख में डूबी हो। उसकी आंखें बार बार अपने फोन की ओर जा रही थी, जैसे उसे किसी संदेश या कॉल का बेसब्री से इंतजार हो। जब भी स्क्रीन पर कोई गतिविधि नहीं दिखती, उसके चेहरे पर निराशा की एक लहर दौड़ जाती। ये विक्रम का कॉल या मैसेज क्यों नहीं आया मुझे अभी तक? अभी तक तो उसे मेरी जरूरत पर जानी चाहिए थी, उसने मन ही मन बुदबुदाया। लगता है मुझे ही उसके पास जाना होगा, पर इन लोगों ने तो अभी घर के बाहर जाने से मना किया है। क्या करूं? सानिया के माथे पर तनाव की लकीरें साफ थीं, जिसे मनीष और केएसआर दोनों ने बखूबी देख लिया था। नाश्ते के बीच ही मायरा के दादाजी ने मनीष को तीखी नजरों से देखते हुए कहते हैं, मनीष, मैंने तुमसे कहा था कि मीडिया को समझाओ और ये कहो कि हम पूरी पब्लिक और विक्टिम्स के साथ हैं। उस लड़के से अब हमारा कोई संपर्क नहीं है। क्या तुमने ये किया? मनीष उनकी बात सुन अपना खाना छोड़ते हुए बोलता है, यस डैड। मैंने हमारे खिलाफ जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, सब हटवा दिए हैं, और मीडिया को भी समझा दिया है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हम इन्वेस्टिगेशन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और मुजरिम को जरूर सजा मिलेगी। मनीष की बात सुनकर दादाजी जी गुस्से से कहते हैं, अगर तुमने न्यूज़ हटवा दी, तो अब भी क्यों हमारी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं? क्या तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है? उनकी आवाज में असहनीय निराशा थी। इन्वेस्टर्स अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। उनका कहना है कि राठौर के ऊपर एक कलंक लग चुका है। तुम्हें पता भी है, उसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। दादाजी जी ने अपनी बात जारी रखी, अब मुझे भी शक होने लगा है। क्या सच में वह कुश का कोई है? मैं मान ही नहीं सकता कि कुश का खून ये कर सकता है। उनके इतना कहते ही सानिया ने अपना चेहरा उठाकर उन्हें देखा। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। वो थोड़ा गुस्से से कहती है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं दादू? आप कह रहे हैं कि हम डैड के बच्चे नहीं हैं। आप हमारी माँ के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं।
उसकी आंखों में आंसू भर आए। दादू, आप ऐसा कह भी सकते हैं। आई नो शान ने जो किया वह गलत था, पर आप उसकी सजा क्या मुझे और भाई को भी देंगे? इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। सानिया की बात पर मायरा के दादा जी कुछ बोलने ही वाले थे, तभी पीछे से एक गहन शांत आवाज आई, किसे सजा मिल रही है? कोई मुझे भी तो बताओ। आवाज सुनते ही सब एक पल को चुप हो गए। माही जी और केएसआर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। माही जी जल्दी से अपनी जगह से उठकर पीछे मुड़ती है, तो पीछे मायरा खड़ी थी। उसे देखते ही माही जी भागकर मायरा को गले लगा लेती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मायरा भी एक मुस्कान के साथ उन्हें वापस गले लगा लेती है। घर के सारे सदस्य मायरा को देखकर खुशी से अपनी जगह से उठे, सिवाय कुछ लोगों के, और मायरा के पास आ गए। माही जी से थोड़ा दूर होते हुए मायरा ने उनके आंसू साफ करती है और उनके गालों को चूमते हुए कहती, अरे यार मॉम, आप हमेशा इतना रोते क्यों हो? माही जी रोते हुए हंसकर बोली, मैं रो नहीं रही हूँ बच्चा। आई मिस यू। कहाँ चली गई थी, वह भी इतने टाइम के लिए? और कब आई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मायरा ने माही जी बात सुन उन्हें गले लगाकर कहा, मॉम, बस एक छोटे से वेकेशन पर गई थी। आप इतना फिक्र क्यों कर रही हो? मैं कल रात में वापस आ गई थी, पर मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए कुछ नहीं बताया। और अब तो मैं वापस आ गई ना, फिर क्या टेंशन? फिर वो केएसआर की ओर देखकर बोली, और डैड? व्हाट्सअप? केएसआर मायरा को गले लगाकर उसके माथे पर किस करते हुए, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मायरा, नो डैड। और मेरी ब्यूटीफुल लेडी, आप कैसी हैं? और आपका ये चेहरा इतना डल क्यों हो गया है? मायरा अपनी दादी को देखकर कहती है। मायरा की दादी उसको गले लगा लेती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसके सिर को चूमते हुए कहती है, कैसी है मेरी एंजल? मायरा, अरे यार, मैं ठीक हूँ, आप लोग क्यों बार बार पूछ रहे हो? इतना कहकर मायरा ने घर वालों को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। फिर मायरा की नज़र सानिया पर आकर रुकती है। मायरा एक तेज, खतरनाक मुस्कान करती है और सानिया की तरफ देखकर कहती है, वैसे सानिया, तुम कुछ कह रही थी? किसी को सजा? किसको सजा मिली है यहाँ? मेरे जाने के बाद कुछ हुआ है क्या? सानिया मायरा की बात सुन अपनी मुट्ठियां कस लेती है और दांत पीसते हुए मन ही मन कहती है, ये कहाँ से आ गई? इसे भी अभी आना था। अगर इसे शान के बारे में पता चला तो ये बहुत जलील करेगी। और अगर ये विक्रम के पास चली गई तो मेरा बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, बिल्कुल नहीं। इतना सोच सानिया मायरा की तरफ देखती है और अपना सिर झुकाकर कहती है, कुछ नहीं मायरा, वो बस मैं दादू से कुछ बात कर रही थी। मायरा अपनी मुस्कान को और बड़ा करके, हैं? ओह, फिर इधर उधर नजर घुमाकर, वैसे तुम्हारा वो निथल्ला भाई नहीं दिख रहा है? सानिया, वो मायरा, क्या हुआ? आज अपने भाई के बारे में बात करने पर इतना क्यों हकला रही हो? कहीं उसका असली चेहरा सबके सामने तो नहीं आ गया और उसे जेल वेल तो नहीं हो गई? तभी तुम्हारी जुबान कांप रही है। सानिया कुछ बोल नहीं पाती और अपना सिर झुका लेती है। मायरा ठोकर मारते हुए, अरे आज तो मिरेकल हो गया। सानिया ने अपने भाई के बारे में मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहीं मैंने जो कहा वो सच तो नहीं? इतना बोल मायरा सबको देखती है तो सबकी जुबान पर ताला था। तभी माही जी मायरा का हाथ पकड़कर कहती हैं, मायरा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम अपने रूम में चलो, थोड़ा रेस्ट कर लो, ट्रैवलिंग से थक गई होगी। मायरा की दादी भी कहती है, हाँ बच्चा, तुम अभी अपने कमरे में जाओ और इन सब बातों पर ध्यान मत दो। वैसे भी वो एक सांप था जिसे हम आज तक पाल रहे थे और अब जाकर उसका असली रंग हमें दिखा। इसलिए ऐसे इंसान के बारे में बात करके तुम अपनी जुबान गंदी मत करो। जाह्नवी जी दादी की बात सुन मनीष के जबड़े कस जाते हैं। मायरा उनकी बात सुन एक नज़र मनीष और सानिया को देखा और एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ ऊपर जाने लगती है। तभी दीपिका आकर मायरा का हाथ पकड़ लेती है। मायरा उसे एक आईब्रो उठाकर देखती है, जैसे पूछ रही हो क्या है। तो दीपिका अपना सिर झुकाकर कहती है, आई एम सॉरी मायरा, मैंने पहले तुमसे जो भी कहा उसके लिए सॉरी। आई नो तुम गुस्सा हो, पर क्या प्लीज तुम हमें एक मौका नहीं दे सकती हो? प्लीज। मायरा कुछ पल दीपिका को देखती है और उसके हाथ से अपना हाथ अलग कर लेती है
और एक ठंडी आवाज में कहती है, अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ समय पहले तक तो आपके तेवर ही कुछ और थे। दीपिका मायरा की बात सुन अपना सिर झुका लेती है। मैं मानती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया बचपन से, पर अब मुझे समझ आ गया है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज, क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती? मायरा दीपिका की बात सुन कहती है, मुझे आपकी सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। इतना बोलकर मायरा तेजी से अपने कमरे में चली जाती है। बाकी सब भी मायरा को देख रहे थे। सब पहले ही इतना परेशान थे और अब मायरा, जिसका इंतजार वे सब कब से कर रहे थे कि वह आएगी, उनसे माफी मांगेगी और सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। पर न वे मायरा से माफी मांग पाए, न मायरा का गुस्सा कम हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला में अभियान बालकनी में खड़ा कॉफी के सिप ले रहा था। उसके कान में ब्लूटूथ था जिस पर कॉल चल रही थी, जिस पर अभी अभी राठौर मेंशन में हुई सारी बात उसने सुनी थी। अभियान कॉल पर कहता है, जान, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? आखिरी टाइम पर तुमने प्लान क्यों चेंज किया? अपने कमरे में बेड पर आधी लेटी मायरा अभियान की बात सुन एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि मुझे इस तड़पने और तड़पाने वाले गेम में मजा आ रहा है, तो बस मैं इसे और खेलना चाहती हूँ। थोड़ा टाइम रुको, अभी मुझे खबर मिली है कि एक मेहमान आने वाला है राठौर मेंशन में, तो बस मैं थोड़ी उसकी वेलकम की तैयारी कर लूँ। फिर तुम्हारा वेलकम तो मैं ग्रैंड करूँगी, जिससे सब देखते रह जाएंगे। आखिर तुम मायरा सिंह राठौर की फैन से हो, मैं तुम्हें ऐसे ही तो नहीं ला सकती। अभियान मायरा की बात सुन एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, जान जान जान, तुम डे बाय डे और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही हो, पर रोज मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार होता जा रहा है। वैसे मैंने भी कुछ तैयारी की है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपने दुश्मन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज। मायरा अभियान की बात सुन हंसने लगती है और कुछ देर बात करने के बाद उनका कॉल कट जाता है। मायरा कशिश को कॉल करती है और एक कोल्ड वॉइस में कहती है, मैं आ रही हूँ, सारी तैयारी कर लो। इतना कह वो कुछ और इंट्रैक्शन देती है ही कशिश को। कशिश सामने से, यस बॉस, सब रेडी है। कुछ देर में मायरा तैयार होकर घर के बैकडोर से निकल जाती है, जहां कशिश पहले ही कार लेकर उसका वेट कर रही थी। वही सानिया अपने कमरे में इधर उधर टेंशन में घूम रही थी और बार बार विक्रम का नंबर डायल कर रही थी। जब फोन नहीं लगता तो वह फ्रस्ट्रेशन में चीखते हुए कहती है, आह, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इसे पक्का पता चल गया होगा कि मायरा वापस आ गई। अब मुझे खुद यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतना बोल सानिया कुछ देर बाद घर से निकल जाती है, दीपा जी को ये कहकर कि उसकी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, अर्जेंट जाना है। कशिश तेज स्पीड में कार चला रही थी। कार के पीछे बैठी मायरा के हाथ में एक बॉक्स था, वह उस बॉक्स पर हाथ फेर रही थी। कुछ देर में कशिश की कार पुलिस स्टेशन जाकर रुकती है और मायरा कशिश दोनों अपने चेहरे को कवर करके अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सानिया की कार तेजी से साहे एंटरप्राइज में जाकर रुकती है और सानिया अपनी कार को पार्क कर ऑफिस के अंदर जाकर सीधा विक्रम के फ्लो पर जाती है। पुलिस स्टेशन में मायरा एक अलग रूम में जाती है। मायरा जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। सामने की चेयर पर शान को बांधा गया था और उसका चेहरा कपड़े से ढका था। वह जोर जोर से चीख रहा था, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है, मेरे पीछे किन लोगों का हाथ है, छोड़ो मुझे, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, जाने दो मुझे। तभी कशिश उसके मुंह से वो कपड़ा हटाती है तो शान अपने सामने देखता है। सामने मायरा बड़ी शान से कुर्सी पर बैठी थी, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर। सामने टेबल पर वो बॉक्स था जो कार में उसके हाथ में था। शान मायरा को देख तिलमिला जाता है और उसे गालियां देने लगता है। मायरा बस एक खतरनाक चमक के साथ शान को देख रही थी, जिसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था। वह पहचान में नहीं आ रहा था, शरीर पर भी बहुत चोटें थीं। उसे देख मायरा को सुकून मिल रहा था। शान चिल्लाते हुए, छोड़ मुझे, यू बीचा, मुझे पता था ये सब तूने ही किया है, छोड़ मुझे, ये तूने सही नहीं किया। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, मेरे पीछे कौन कौन है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जाने दे मुझे, छोड़। वो लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, मैं सबको बताऊंगा कि यह तूने किया है। तूने मेरे बारे में पुलिस को खबर दी, मैं डैड को सब बता दूंगा और उसे भी बता दूंगा। तू जानती नहीं वह तुझसे कितनी नफरत करता है, वह तुझे मार देगा। वह बोल ही रहा था, तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिससे उसके 2 दांत बाहर आ जाते हैं। मुंह से खून निकलने लगता है।
मायरा वहां रखा टिश्यू बॉक्स उठाकर कशिश को देते हुए कहती है, क्यों तुम अपने हाथ गंदे कर रही हो कशिश इसे छूने में। कशिश नफरत से शान को देखती हुई, यह आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है बॉस। मायरा बड़े से चिल अंदाज में, चिल कशिश चिल, आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम इसे मारना चाहती हो, मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगी, पर क्या मैं पहले इससे कुछ बात कर लूं। कशिश मायरा की बात पर पीछे हो जाती है। मायरा शान को देखकर शांत लेकिन घातक मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। इतना बोल मायरा जोर से हंसने लगती है। वही शान उसकी बात सुन पागल हो जाता है और खुद को कुर्सी से छुड़ाने की हिंसक कोशिशें करने लगता है। छोड़ मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ मुझे, अगर हिम्मत है। तू जानती नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ, मेरे पीछे किन लोगों का हाथ है। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ रहूंगा। देखना, डैड खुद मुझे यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि उनके पास डैड की कोई कीमती चीज है। देखना अब तू। शान की बात पर मायरा की भौहें ऊपर उठ जाती हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर एक सिगरेट निकालकर उसे जलाती है और उसका गहरा कश भरकर कहती है, क्या कहा। डैड तुझे यहाँ से निकालेंगे। अच्छा मजाक है, पर मैं तुझे एक बात बताती हूँ, सुन। अब तुम्हें यहाँ कोई बाहर नहीं निकालेगा, न मेरे डैड, न तेरे पीछे खड़े वो ताकतवर लोग, कोई नहीं। हाँ हाँ। शान का चेहरा मायरा की बात सुन सफेद पड़ जाता है। वह कहता है, तू झूठ बोल रही है, तू ये सब बस मुझे तड़पता हुआ देखने के लिए बोल रही है। डैड मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, अगर वो नहीं निकालेंगे तो चाचू। इतना बोलते ही शान चुप हो जाता है। वहीं मायरा उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। मायरा अपने हाथों से ताली बजाते हुए बोलती है, बोल बोल, क्या बोल रहा था चाचू। मिस्टर मनीष, वो तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, और वो ऐसा क्यों करेंगे, जरा मुझे भी तो बता। कहीं तू जिन पावरफुल लोगों की बात कर रहा है वो मिस्टर मनीष उर्फ चाचू तो नहीं। शान को अचानक एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग जाती है। वह हकलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, चाचू नहीं कहा मैंने नहीं कहा। मायरा, ओह, अब कब तक छुपाएगा तू। सच, तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम किसकी बात कर रहे हो, तो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं, मिस्टर शान मनीष राठौर। शान मायरा की बात सुन सदमे में आ जाता है। वह मायरा को देखकर कांपते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। शान मनीष राठौर, पागल हो गई हो क्या तुम। मैं कुश सिंह राठौर का बेटा हूँ, किसी मनीष का नहीं, समझी। मायरा हंसकर कशिश को देखती है। कशिश, देख रही हो इसे, इसको तो ये भी नहीं पता इसका असली बाप कौन है, क्या इंसान है ये। शान, मायरा, कुछ भी मत बोलो, मैं डैड के एसआर का बेटा हूँ, समझी। मायरा, अच्छा, तुम मेरे डैड के बेटे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम मेरे डैड के बेटे हो। शान, क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आया कि तुम्हारा असली बाप कौन है। जिसके साथ तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, उसकी हर बात मान रहे हो, मनीष। तुम उसके बेटे हो, और तुम्हारे प्यारे डैड मनीष तुम्हें यहाँ कभी बाहर नहीं निकालेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इमेज थोड़ी खराब करानी है तुम्हारे साथ अपना नाम खराब करके। शान मायरा की बात सुन शून्य रह जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है, और तुम्हें ये सब कैसे पता। मायरा, मुझे पता है सब, इसलिए तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो कि अब तुम्हारा क्या होगा। और क्या कहा तुमने कि डैड की कोई कीमती चीज मनीष के पास है। हाँ, तो सुन, बहुत जल्द वो चीज मेरी होगी, मेरी और मनीष, और वो सब जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं उनको मैं बर्बाद करूंगी। हाँ, इतना बोल मायरा पागलों की तरह हंसने लगती है। वही शान अभी भी सदमे में था। मायरा ने जो बोला वह सब, और मायरा सब जानती है उनके बारे में, ये बात वह हजम नहीं कर पा रहा था। तभी मायरा शान को देखकर खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, वैसे मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, मुझे उम्मीद है तुम्हें वो पसंद आएगा। फिर कशिश को देखकर, कशिश, लो, ये शुभ काम तुम करो। इतना बोल मायरा कशिश को बॉक्स पकड़ाकर
खुद कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चली जाती है, सिगरेट की कश भरने लगती है। वहीं पीछे कशिश उस बॉक्स को खोलती है और उसमें से वो इंजेक्शन निकालती है और शान के पास आने लगती है। शान इंजेक्शन देख चीखने लगता है, क्या है, क्या है, तुम मुझे मार नहीं सकती, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वह कुर्सी से हिलने लगता है। कशिश उसका एक हाथ पकड़कर उसमें इंजेक्शन घुसा देती है। मायरा पीछे पलटती है और शान को देखती है जो बस चिल्लाए जा रहा है। मायरा शान को देखकर, क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रिलैक्स, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तो तुम फिक्र मत करो, तुम अभी नहीं मरोगे, तुम धीरे धीरे मरोगे। जब तक तुम्हें वो सारे दर्द नसीब नहीं हो जाते जो तुमने दूसरों को दिए हैं, तब तक तुम नहीं मरोगे। इतना कह मायरा मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है और उसके पीछे कशिश भी। इधर सानिया तेजी से विक्रम के फ्लोर का बटन प्रेस करती है लिफ्ट में और कुछ देर में टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। वह एक बार अपना मेकअप ठीक कर सीईओ के केबिन की तरफ जाने लगती है। सानिया कुछ ही पल में सीईओ के केबिन के सामने थी। वह बिना नॉक किए ही केबिन में घुस जाती है और अंदर का नज़ारा देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह अपनी मुठ्ठियां भींच लेती है। सामने विक्रम सोफे पर बैठा था और उसकी गोद में एक लड़की थी जो बार बार उसे किस करने की कोशिश कर रही थी और विक्रम उसे दूर कर रहा था, पर वह पूरी तरह से होश में नहीं था। सानिया ये दृश्य देखते ही तेजी से विक्रम के पास जाती है और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का देती है, जिससे वो लड़की एक चीख के साथ जमीन पर गिर जाती है। इतना ही नहीं, सानिया उस लड़की के बालों को जोर से पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई विक्रम के पास आने की? यहाँ मैं इतनी मेहनत कर उसे पाने की कोशिश कर रही हूँ और तू 2 कौड़ी की लड़की मेरे सारे किए किराए पर पानी फेरना चाहती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल वह उसका सिर जोर से टेबल में मारती है और उसे घसीटकर केबिन के बाहर फेंकने लगती है। धक्का देकर वह केबिन को अंदर से लॉक कर लेती है। वह मुड़कर विक्रम को देखती है जो सोफे पर आधा लेटा हुआ अपनी गर्दन को इधर उधर कर रहा था। सानिया विक्रम को देख एक डेविल स्माइल करती है और अपने टॉप को थोड़ा नीचे करती है जिससे उसका क्लीवेज शो होने लगता है। वह बड़ी अदा से चलकर विक्रम के पास जाती है और उसकी गोद में बैठकर उसके चेहरे पर उंगलियां फेरने लगती है। किसका एहसास और एक जानी पहचानी खुशबू पाकर विक्रम अपनी आंखें खोलता है। सानिया को देख स्माइल करने लगता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, मायरा, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मायरा पुलिस स्टेशन से निकल चुकी थी और उसकी कार तेजी से राठौर मैंशन की ओर जा रही थी। कशिश ड्राइविंग कर रही थी और मायरा उसके बगल में बैठी थी। उसके हाथ में लैपटॉप था जिसमें कुछ काफी पुराने वीडियो चल रहे थे। कशिश एक नज़र उन वीडियो को देखती है तो थोड़ा हैरान हो जाती है और मायरा से पूछती है, बॉस, आपको ये वीडियो कहाँ से मिले? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये वीडियो तो केएसआर सर को भी नहीं मिले थे, फिर आपके पास ये वीडियो कहाँ से आए? मायरा कशिश की बात सुन हल्की सी मुस्कान कर देती है और उन वीडियो को देखते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, डैड को ये वीडियो नहीं मिले क्योंकि उन्हें गुमराह किया था। उसकी आवाज़ ठंडी हो जाती है, लेकिन उनकी बेटी मायरा सिंह राठौर उनसे भी 10 कदम आगे की सोच रखती है, इसलिए ये वीडियोस मेरे पास है। डैड ने तो इस चीज़ को जाने दिया, उन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दिया, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मेरे डैड और मॉम के एक एक आंसू का बदला लूँगी, खासकर उस इंसान से, क्योंकि एक वही है जिसकी वजह से मेरे डैड को मेरी माँ को छोड़ किसी और से शादी करनी पड़ी थी। अब उसकी बेटी तो मर गई है, पर वो नहीं मरा क्योंकि शायद उसकी मौत मेरे हाथों लिखी थी। इतना बोल मायरा क्रूर मुस्कान करती है। वही कशिश मायरा की बात सुन चुप हो जाती है। इतने दिनों में वह इतना तो जान गई थी कि मायरा वो चीज़ें भी जानती है जो कोई नहीं जान पाया आज तक। कह सकते हैं मायरा वो सारे राज जान चुकी थी जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे, शायद केएसआर ने भी नहीं। कशिश अपनी सोच में गुम थी, तभी मायरा जोर से उसे आवाज़ देती है, कशिश। आवाज़ सुन कशिश होश में आती है और सामने देख जल्दी से कार को साइड करती है, क्योंकि सामने से एक कार बड़ी स्पीड से उनकी तरफ ही आ रही थी और उनका एक्सीडेंट होते होते बचा था। कशिश जल्दी से कार को साइड लगाती है और मायरा को देखते हुए घबराहट में कहती है, आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं कैसे अचानक, आई एम सॉरी बॉस। मायरा जो अपने सिर पर एक हाथ रखे हुए थी वो कशिश को देखकर कहती है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, तुम इतना मत घबराओ।
कार अच्छे से ड्राइव करो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कशिश मायरा की बात सुन, सॉरी, वो मैं पता नहीं कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गई। हम हॉस्पिटल चले, आपको चोट आई है। इतना बोल वह मायरा को देखती है जिसकी आंखें बंद थी। वो एक हाथ से अपने सिर को टाइटली पकड़े थी, वहां हल्की सी खरोंच आई थी उसे। मायरा कशिश को अपना हाथ हिलाकर मना करते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ, छोटी सी खरोंच है, तुम गाड़ी चलाओ। कशिश फिक्र में, पर बॉस आप ऐसे सिर क्यों पकड़ रही हैं? आई थिंक आपको ज्यादा लगी है। प्लीज बॉस हॉस्पिटल चलिए, अगर केएसआर सर या अभियान सर को पता चला तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मायरा कशिश को शांत करके, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम गाड़ी घर की तरफ लो। इतना बोल मायरा अपने हाथ से कसकर सिर दबाने लगती है, जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही मायरा के सामने वो सीन फिर आ जाता है जो अभी एक्सीडेंट के समय आया था। एक छोटी बच्ची अपने फोन में खेल रही है और वह ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ ड्राइवर से बातें कर रही है, और तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी तरफ आती है, जिससे ड्राइवर उसकी कार संभाल नहीं पाता और कार जाकर डिवाइडर से टकराती है। मायरा इतना याद आते ही जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका सिर तीव्र दर्द से फटा जा रहा था। वो खुद से कहती है, ये क्या है, और ये मुझे क्यों याद आ रहा है? क्या मेरा पहले भी कभी एक्सीडेंट हुआ था? कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है। मायरा का पूरा चेहरा और आंखें लाल हो गई थीं। कुछ देर में घर आ जाता है। कशिश कार को राठौर मेंशन के पीछे वाले गेट पर जाकर रोकती है। मायरा वहां से उतरकर अपना सिर पकड़े हुए चुपचाप अंदर चली जाती है। इधर कशिश को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी कि मायरा को उसकी गलती की वजह से चोट लग गई। दूसरी तरफ विक्रम के ऑफिस से अटैच्ड रूम में सानिया और विक्रम एक ब्लैंकेट में लिपटे हुए बेड पर सो रहे थे। दोनों के कपड़े फर्श पर अस्त व्यस्त पड़े थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि थोड़ी देर पहले उस रूम में जुनून का तांडव हुआ होगा। कुछ देर में अचानक विक्रम की नींद टूटती है और वो अपने सिर पर हाथ फेरकर झटके से उठ बैठता है। उसका सिर असहनीय दर्द कर रहा था। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे उसे याद आने लगता है कि कुछ देर पहले क्या हुआ। सब कुछ याद आने के बाद विक्रम अपनी आंखें खोलता है और अपने बगल में देखता है जहां सानिया सो रही थी। विक्रम की आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो जाती हैं। उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वह बैग पर तेजी से उठकर वॉशरूम जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारकर भयंकर गुस्से में चिल्लाता है, आह! ये क्या हो गया मुझे? मैं मायरा से मिलने जाने वाला था और अचानक मुझे असहज गर्मी लगने लगी, घबराहट होने लगी, और ये सब क्या है? और मैं सानिया में मायरा को क्यों देख रहा हूँ? पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने अपना कंट्रोल कभी नहीं खोया है। आज तक मैंने किसी लड़की को छुआ भी नहीं था। वह अपना सिर पकड़ लेता है। फिर कुछ देर बाद वह कुछ सोचकर खुद से कहता है, कहीं सानिया ने मुझे कोई ऐसी ड्रग तो नहीं दी जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ और मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, और अगर सच में मेरे शरीर में कोई ड्रग निकला तो सानिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आई विल किल यू सानिया, आई विल किल यू। इतना बोल विक्रम गुस्से में अपने कपड़े पहन ऑफिस से निकल जाता है। शाम का समय। पूरी राठौर फैमिली सिवाय सानिया के हॉल में बैठकर अपनी शाम की चाय का आनंद ले रही थी। मायरा के आने से घर का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। ये तूफान से पहले की शांति थी। मायरा भी जमीन पर बैठी थी और उसकी दादी उसे सिर पर मालिश कर रही थी। साथ में वह सामने दीवार पर लगे डार्ट बोर्ड्स पर तीखे निशाने लगा रही थी। उसके हाथ में प्लेटिनम कस्टम मेड डार्ट था जो बेहद शार्प और महंगा था। उसने डार्ट को देखा, फिर मेंशन के गेट को। एक रहस्यमयी मुस्कान कर उसने डार्ट को फेंका और निशाना एकदम केंद्र पर लगा, जिसे देखकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। दीपिका मायरा का इतना सटीक निशाना देखकर कहती है, मायरा तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है। माही जी भी कहती है, हाँ मायरा तुम्हारा निशाना सच में बहुत अच्छा है। मायरा उन लोगों की बात सुन मुस्कुरा देती है और डार्ट को माही के हाथ में देती है और उनसे निशाना लगाने को कहती है। ये लोग अपनी मस्ती में लगे हुए थे, तभी सानिया घर के अंदर आती है। सानिया को देखकर मायरा की दादी उसे घूर कर देखती है और कहती है, तुम कहाँ थी? तुम्हें मना किया था घर से बाहर जाने के लिए, फिर तुम घर के बाहर क्यों गई?
दादी की बात सुन सबकी नज़र सानिया पर जाती है। मायरा भी सानिया को देखती है। उसकी नज़रें उस पर ऊपर से नीचे तक सानिया को स्कैन कर रही थी। तभी उसकी नज़र सानिया की गर्दन पर जाती है, जहां एक लव बाइट था। उसे देख मायरा मुस्कुराती है और खुद से कहती है, परफेक्ट टाइमिंग। सानिया दादी की बात सुन ठिठक जाती है, पर जल्दी खुद को संभालकर अपने बालों को ठीक करके कहती है, दादी, वो मेरी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उसी से मिलने गई थी। मैंने बड़ी मॉम दीपा से पूछ लिया था। दीपा जी भी सानिया की बात सुनकर कहती है, हाँ माँ, सानिया ने मुझे बता दिया था कि उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वह उसी से मिलने जा रही है। दादी दीपिका की बात सुन उन्हें घूर कर देखती हैं। वह कुछ कहती, इससे पहले ही बाहर से एक गार्ड भागते हुए आता है और केएसआर के कान में कुछ कहता है। उसकी बात सुन केएसआर की नज़रें सख्त हो जाती हैं और वह सबसे पहले मायरा को देखते हैं, जो अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक लिए उन्हें ही देख रही थी। और उन्हें देख वह एक रहस्यमयी मुस्कान करती है। केएसआर मायरा की मुस्कान देख गार्ड को कुछ इशारा करते हैं, तो गार्ड घर से बाहर चला जाता है। फिर बाकी सब लोग केएसआर को देखने लगते हैं। दादी जी केएसआर से पूछती हैं कि कुछ हुआ है क्या। वह इतना ही बोली थी, तभी पीछे से एक भारी और तेज आवाज आती है, कुछ नहीं, इतना कुछ हो चुका है समधन जी, और आप पूछ रही हैं कि कुछ हुआ है। आपका पोता जेल चला गया है और आप लोग इतने आराम से बैठकर चाय और कॉफी पी रहे हैं। क्या आपको जरा भी फिक्र नहीं है कि आपका पोता जेल में कैसे रह रहा होगा। अचानक आए उस गूंजती हुई आवाज से सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। हॉल में मौजूद हर शख्स सिवाय एक के अपनी जगह से चौंक कर खड़ा हो जाता है। सानिया भी तेजी से पीछे पलटती है, सामने देख जोर से चिल्लाती है, नानू। वह भागकर जाती है और उस व्यक्ति के गले लग जाती है। ये शान की मां के पिता यानी सानिया के नाना थे। उनका चेहरा गुस्से, आक्रोश और बदले की भावना से तमतमा रहा था। हॉल में मौजूद सभी सदस्य अपनी जगह से उठ चुके थे, सिवाय मायरा के। मायरा वही सोफे पर अपने एक हाथ को आराम से फैलाकर फर्श पर बैठी रहती है। उसके हाथ में वही तेज, शार्प दांत था। वह सानिया के नाना को टकटकी लगाकर देखती है। उसकी आंखों में कोई भय नहीं, बल्कि एक खतरनाक चुनौती थी। वह उठती नहीं, बल्कि अपने हाथ में दांत को डार्ट बोर्ड की तरफ लक्ष्य करती है। सानिया के नाना पर से अपनी नजरें हटाए बिना वह दांत को फेंकती है। दांत जाकर ठीक उस जगह लगता है जहां पहले वाला दांत लगा था, यानी बीचों बीच बुलसाई। इस खतरनाक सटीक निशाने के साथ मायरा एक धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहती है, बूम, और फिर मुस्कुराने लगती है। यह मुस्कान शांति की नहीं, बल्कि युद्ध की घोषणा थी। उसने सीधे सानिया के नाना को अदृश्य दांत से निशाना बनाया था। तो क्या प्लान कर रही है मायरा? क्यों आए हैं सानिया के नाना राठौर मेंशन में? क्या मायरा जिस मेहमान की बात कर रही वो थे सानिया के नाना? क्या करेगी अब मायरा? टू बी कंटिन्यूड।